गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का अवतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन जो पढ़ रहे हैं, इसमें दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है। किसको? दर्पण सूत्र को। और दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है जो कि दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/a। इसमें v का मतलब क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में। u का मतलब क्या होता है और f का मतलब क्या होता है। v का मतलब प्रतिबिंब दूरी, v का मतलब प्रतिबिंब दूरी, u का मतलब वस्तु दूरी और f का मतलब फोकस दूरी, f का मतलब फोकस दूरी। अब इसी को हम लोग प्रमाणित करना है। क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। v का मतलब प्रतिबिंब दूरी, u का मतलब वस्तु दूरी और f का मतलब फोकस दूरी। प्रतिबिंब दूरी की परिभाषा जानते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं और दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे f से सूचित किया जाता है। प्रतिबिंब दूरी को v से, वस्तु दूरी को u से और फोकस दूरी को f से। इसी के बारे में इसमें संबंध स्थापित करना है। यही अवतल दर्पण है। मैं प्रमाणित करेगी 1/v + 1/u बराबर 1/f, यानी कि दर्पण सूत्र को हमें सिद्ध करना है। यही दर्पण सूत्र है। इसमें उत्तल दर्पण में भी प्रमाणित किया जाता है और अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में कभी उससे परीक्षा में सवाल नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण में ही प्रमाणित करेंगे कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे? देखिए, इसमें मैंने फिगर बनाया है। आप लोगों को अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्थित है। इसमें से किसी भी दूरी पर रख के आप लोग हल करेंगे। जैसे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु स्थित हो, या वक्रता केंद्र पर स्थित हो, या वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, या मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। इन स्थितियों में रखकर किसी भी स्थिति पर आप लोग दर्पण सूत्र को सिद्ध कर सकते हैं। मैंने इस पर रखा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के परावर्तन के बाद कहाँ पर बनता है? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वस्तु से छोटा। और क्या होता है? वास्तविक। जब दर्पण के सामने बनता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। देख रहे हैं इसका एंगल भी उल्टा है। तो इसका परिचय क्या लिखेंगे? माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है। माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है जिसमें OA वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब IB बनता है। माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है जिसमें OA वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब IB बनता है। अब आप लोग देखिए, इसका परिचय मैंने लिख भी दिया है। माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है जिसमें OA वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब IB बनता है। अब देखिए, इसको सिद्ध करेंगे तो इसमें सिद्ध करेंगे त्रिभुज के समरूपता के नियम से। त्रिभुज के समरूपता के नियम क्या है? एक समरूपता का उपप्रमेय है जिसमें कोण उपप्रमेय में से, जैसे A, B और C दिया है और यह त्रिभुज दिया है DEF। यदि कोण A बराबर कोण B और कोण B बराबर कोण E तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, यानी कि लिख सकते हैं AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है और समरूप त्रिभुज के संगत कोण भी बराबर होते हैं। अब देखिए, इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज OAP और त्रिभुज IBP में। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज। इसको सिद्ध करना है, प्रमाण इसका कि त्रिभुज OAP और त्रिभुज IBP में और त्रिभुज IBP में, ये दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। ये दोनों त्रिभुज समरूप कैसे होगा?
सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो कोण दिया है ये लंबवत स्थित है, मुख्य अक्ष पर वस्तु है या उसका प्रतिबिंब लंबवत बनता है, तो लंबवत है, ये दोनों लंबवत है। इस दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण बराबर होंगे, प्रत्येक 90 डिग्री। अब इस त्रिभुज का नाम क्या लिखेंगे? तो इस कोण का नाम क्या लिखेंगे? तो जिस कोण का नाम लिखना है उसको बीच में लिखते हैं और अलग अलग बिंदुओं को उसके अगल बगल लिखते हैं। जैसे लिखना है हमें O के पर के कोण, तो लिख सकते हैं कोण AOP, कोण AOP, AOP या POA, ये भी लिख सकते हैं। कोण AOP बराबर इसका कोण कौन सा होगा? इसमें इस कोण का नाम लिख सकते हैं कोण BIP, कोण BIP प्रत्येक 90 डिग्री। ये दोनों लंबवत है तो प्रत्येक 90 डिग्री ये दोनों कोण 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए पहला कोण बराबर हो गया। अब दूसरा कोण, इसमें ये दोनों कोण दिया हुआ है, तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियम में आप लोगों को मैंने बताया है, उसमें दो नियम होती है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है और दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो कोण APO बराबर कोण BPI परावर्तन के नियम से, कोण APO बराबर कोण BPI कैसे? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। जब परावर्तन के नियम से दोनों कोण आपस में बराबर हो गई तो कोण ऊपर में से, कोण ऊपर में से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज OAP समरूप त्रिभुज IBP। ये चिन्ह जो है समरूप का दिया हुआ है, इसके मतलब होता है समरूप और एक और चिन्ह दिया जाता है इस तरह, जिसे कहते हैं बराबर और सर्वांग सम, इसे कहते हैं बराबर और सर्वांग सम। तो किस नियम से समरूप हुआ? कोण ऊपर में से, कोण ऊपर में से। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गई तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। जैसे इस त्रिभुज का संगत भुजा ले लिए OA का संगत भुजा कौन सा है? IB। OA का संगत भुजा है IB, तो OA बटा में IB बराबर, अब इसमें एक और भुजा संगत करेंगे, इसमें PO और PO का संगत भुजा कौन सा है? PI। तो लिखेंगे PO बराबर PI संगत भुजाएं। इसको हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट। अब लेंगे त्रिभुज IBF और त्रिभुज DQF में। इसके पहले ये तो समझ में आ गया, इसी प्रकार इसको भी करना है। कौन सा त्रिभुज IBF और त्रिभुज ले लेंगे DQF में। देखिए इस त्रिभुज IBF और त्रिभुज DQF में, इसमें भी ये दोनों कोण लंबवत कोण है। इसमें दोनों कोण कौन सा है? लंबवत कोण। तो इस दोनों कोण को लिख सकते हैं, ये दोनों कोण बराबर है। तो देखिए इसमें सबसे पहले त्रिभुज DQF लिख दे रहे हैं, यहाँ पर पहले लिख दे रहे हैं त्रिभुज DQF और यहाँ पर पहले लिख दे रहे हैं त्रिभुज IBF। इसमें सबसे पहले तो इसमें कोण DQF बराबर कोण BIF। देखिए इसमें त्रिभुज DQF कोण दिया है, कोण DQF बराबर कोण BIF। ये दोनों कोण बराबर है, कोण DQF बराबर कोण BIF। ये कैसे? प्रत्येक 90 डिग्री। अब देखिए इसके बाद अब एक और कोण बराबर करेंगे, तो इसमें दोनों कोण भी बराबर है। ये कौन सा कोण है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इसमें लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण क्या दिया है?
तो कोण डी एफ क्यू बराबर कोण बी एफ आई। कोण डी एफ क्यू बराबर कोण बी एफ आई। ये कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए, अब इस दोनों दो कोण बराबर हो गया, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। तो त्रिभुज डी क्यू एफ समरूप त्रिभुज डी आई एफ, समरूप त्रिभुज डी आई एफ किस नियम से? तो कोण कोण ऊपर में से, कोण कोण ऊपर में से। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, अर्थात डी क्यू बटा में आई बी, डी क्यू बटा में आई बी, डी क्यू बटा में आई बी बराबर इसकी संगत भुजा तो क्यू एफ बटा में आई एफ, क्यू एफ बटा में आई एफ। इसको क्या लिखेंगे? संगत भुजाएं, संगत भुजाएं। अब इसके बाद ये बन गया समीकरण फर्स्ट। अब देखिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम लोगों को ज्ञात करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों का एलएचएस बराबर करना है, ताकि हम लोगों का आरएचएस भी बराबर हो जाए। अब इसमें देखिए, आईबी और आईबी दोनों के नीचे है, बराबर है, इसमें ओए दिया हुआ है, इसमें डीक्यू दिया है। तो ये दोनों मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा है, मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो लिख सकते हैं, चूंकि एडी समानांतर पीओ, इसलिए ओए बराबर डीक्यू, ओए बराबर डीक्यू लिख सकते हैं। जब ओए बराबर डीक्यू लिख सकते हैं तो अब देखिए इसमें क्या है, समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से, मान लीजिए यहाँ इसको 3 कर दे रहे हैं, तो समीकरण 1 2 और 3 से, 1 2 और 3 से। अब देखिए इसमें क्या है, आई बी के बराबर आई बी है और ओ ए के बराबर डी क्यू है। समीकरण 3 में ओ ए के बराबर डी क्यू है, तो दोनों का एल एच एस बराबर हो जाएगा, तो आर एच एस भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि पी ओ बटा में पी आई बराबर क्यू एफ बटा में आई एफ, क्यू एफ बटा में आई एफ, पी ओ बटा में पी आई बराबर क्यू एफ बटा में आई एफ। अब देखिए इसमें क्यू, एक क्यू बिंदु दिया है, जो क्यू बिंदु दिया है इसमें यदि क्यू दर्पण के छोटे द्वारक से यदि क्यू पी के निकट हो तो पी एफ बराबर क्यू एफ। अब लिखेंगे यहाँ पर दर्पण के छोटे द्वारक से, दर्पण के द्वारक बताया है मैंने, दर्पण का द्वारक, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यदि छोटा दर्पण हो तो उसके छोटा द्वारक भी होगा, और जब छोटा द्वारक होगा तो पी क्यू के लगभग बराबर आएगा, एक ही बिंदु पर आएगा। तो लिखेंगे दर्पण के छोटे द्वारक से, दर्पण के छोटे द्वारक से यदि क्यू पी के निकट हो, क्यू पी के निकट हो तो क्यू एफ बराबर पी एफ, क्यू एफ बराबर पी एफ। इसलिए पी ओ बटा में पी आई बराबर पी एफ बटा में क्यू, पी एफ बटा में आई एफ। अब देखिए, अब इस पे मान रखना है हम लोगों को, इसका मान रखना है कि इसका मान कैसे निकालेंगे दर्पण सूत्र को। अब इतना हल करने के बाद में तो पी ओ, तो हम बताए थे कि जो दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। पी ओ यानी कि वस्तु दूरी है, क्या है? वस्तु दूरी। जब वस्तु दूरी है तो ये प्लस में होगा कि माइनस में, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में बता चुके हैं कि दर्पण के सामने स्थित दूरी को ऋणात्मक और दर्पण के बाद स्थित वस्तु को, दर्पण के पीछे स्थित वस्तु को की दूरी को धनात्मक में सूचित करते हैं। तो पी ओ बराबर माइनस यू, दर्पण के सामने स्थित है पी आई, पी आई कौन चीज है? पी आई, तो पी आई है हम लोगों का प्रतिबिंब दूरी,
इसलिए कि प्रतिबिंब आई ही बिंदु पर आई भी प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं। तो पी आई बराबर भी और इसका मान भी क्या होगा, माइनस में होगा, यानी कि माइनस भी। अब देखिए पी एफ, अब पी एफ दिया है, तो पी एफ दिया है तो पी एफ का मान यानी कि क्या है, फोकस दूरी है, और फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं, इसका मान भी होगा माइनस एफ। इसका मान क्या होगा, माइनस एफ, इसलिए कि अवतल दर्पण की मुख्य फोकस ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस धनात्मक होती है, ये भी याद रखेंगे। तो पी एफ बराबर माइनस एफ। अब इसका मान हम लोग पुट करेंगे, रखेंगे, उसके पहले आई एफ, आई एफ जो दिया है, आई एफ को हम लिख सकते हैं, ये आई एफ है, आई एफ को लिख सकते हैं पूरा पी आई में से पी एफ को घटा देंगे। पी आई में से क्या घटाएंगे, पी आई एफ बराबर हम लिख सकते हैं पी आई माइनस पी एफ, पी आई माइनस पी एफ। इस पूरा में से यदि पी एफ को घटा दें तो क्या बचेगा, आई एफ, यानी कि पी ओ बटा में पी आई बराबर पी एफ बटा में पी आई माइनस पी एफ। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब इसका मान हम लोग रखेंगे, अब इसका मान रखेंगे और मान रख के यही दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। जैसे पी ओ का मान दिया है माइनस पी, पी आई का मान दिया है, पी आई का मान क्या है, माइनस भी, बराबर पी एफ का मान क्या दिया है, माइनस एफ, बटा में पी आई माइनस पी एफ, तो पी एफ का मान दिया है माइनस भी और माइनस पी एफ का मान दिया है माइनस एफ। अब इसको हल करेंगे, जैसे माइनस यू बटा में माइनस बी माइनस एफ बटा में माइनस बी प्लस एफ। इस तरफ का तिरछा, अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, ऐसे गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों को, माइनस यू इंटू माइनस बी प्लस एफ बराबर माइनस एफ इंटू माइनस भी। अब देखिए गुना करें, माइनस यू में माइनस बी से तो माइनस माइनस प्लस यू भी, माइनस यू से माइनस प्लस एफ में माइनस यू एफ बराबर माइनस एफ से माइनस बी में माइनस माइनस प्लस एफ भी, प्लस एफ भी। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ ऊपर और दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर अब इसको भाग देंगे, तो भाग देंगे तो क्या आएगा, यू बी बटा में यू भी एफ माइनस यू एफ बटा में यू भी एफ बराबर एफ भी बटा में यू भी एफ। अब इसको कटाएंगे, u और u कट जाएगा, भी कट जाएगा, क्या बचा 1/f माइनस, इसको कटाएंगे, u कट गया, f कट गया, क्या बचा माइनस 1/v बराबर f और f कट गया, भी कट गया 1/u। इस माइनस से उधर बचेंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, या लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही सिद्ध हो गया। फिर से आप लोग देख सकते हैं इसको कैसे बनाया गया है, किस प्रकार बनाया गया है, इसके बारे में आप लोग तो अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसको प्रमाणित करना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये किस प्रकार सिद्ध किया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट दर्पण सूत्र है जिसको आप लोग हल करेंगे, जिसमें परिचय मैंने लिख दिया है कि माना कि ये मैंने अवतल दर्पण है जिसमें ओए वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आई भी बनता है। इसके बाद समरूपता के नियम से इसका समीकरण फर्स्ट और सेकंड लाए, फिर इसको भी हल किए और उसके बाद इसका मान रखे। जो मान आप लोग इसको याद नोट कर लीजिएगा कि मान कैसे आया है, और इस मान को इस पर रखकर हम लोग दर्पण सूत्र को यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सिद्ध कर लिए। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन चीज़ समझ में नहीं आया, उसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।